बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू होता है आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में एक नई चीज़ आपको दिखेगी, नोटिस कीजिए। जो मेरा पहले से ब्लॉग देख रहा है उसको आज के ब्लॉग में नई चीज़ नज़र आएगी। कोई गैस कर सकता है कि आज के ब्लॉग में क्या चीज़ नई है? चलिए मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूँ। आप वीडियो की आप स्क्रीन पे देखिए। जुमा का दिन है और जुमा के दिन नमाज के बाद इसी तरह यहाँ मेला लगता है। तो चलिए गेस कीजिए कि आज के ब्लॉग में क्या चीज़ नई है। तो नहीं पता चला होगा शायद, बहुत सोचने के बाद भी अब कुछ लोगों को पता चल गया होगा डेफिनेटली, जो मेरे ब्लॉग को गौर से देखते हैं। देखिए मैं कितने साल से ब्लॉग बना रहा हूँ, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मेरी बाइक में जो स्पीडोमीटर है उसमें मैं कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ ये आपको नहीं दिखता था, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। तो गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है मैं गाड़ी कितनी स्पीड पे चलाता हूँ या बाइक पे जो स्पीडोमीटर है वो कितनी स्पीड बता रहा है, वो सब मेरे ब्लॉग में दिखता नहीं था। क्योंकि मेरा स्पीडोमीटर जो वो शायद कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो उसका कांटा स्पीड नहीं बताता था, मालूम नहीं पड़ता था कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो मैं कई साल से जो है बिना स्पीडोमीटर के ही गाड़ी चला रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक मुझे पता चल जाता था कि शुरू में तो दिक्कत आई कि मैं गाड़ी कितनी स्पीड में चला रहा हूँ। कुछ मुझे पता नहीं चलता था कि वह स्लो पे हूँ या फास्ट पे हूँ। तो अंदाज़ा नहीं होता था गाड़ी चलाते हुए। आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि 100 की भी स्पीड रहेगी तो आपको पता नहीं चलता। हालांकि मैंने 100 की स्पीड में कभी गाड़ी चलाया नहीं है। मैं 50 से ऊपर कभी नहीं चलाता, बहुत हो गया तो 60 के ऊपर जब जाता हूँ। वरना जो स्पीडोमीटर में दिया है, स्पीडोमीटर में दिया है ना कि इकोनॉमिक रेंज 30 से 50 के बीच में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका पेट्रोल बहुत बचता है। तो मैं जब ये मेरा स्पीडोमीटर काम करता था, जब मैं बाइक नहीं लिया था तब स्पीडोमीटर तो काम करता था और मैं उसी रेंज में चलाता था। तो मुझे वो रेंज अच्छी तरह से याद थी कि इतनी स्पीड पे इतनी ही रेंज रही। लेकिन पिछले कुछ 7-8 साल से मेरा स्पीडोमीटर ख़राब हो गया था। तो शुरू में 3-4 महीने मुझे दिक्कत आई कि गाड़ी की स्पीड मेरे समझ में नहीं आती थी कि गाड़ी स्लो चल रही है फास्ट चल रही है, मतलब क्या मामला है, तो कुछ मेरे समझ में नहीं आता था। लेकिन 7-8 साल में मुझे बहुत अच्छे से हैबिट हो गई थी कि गाड़ी कितनी रफ्तार में चल रही है, कितनी स्पीड में चलाना है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है लेकिन अंदाज़ा हमको नहीं होता है। 80 की स्पीड में 70 की स्पीड में चल रही है और हमको ऐसा लगता है कि वो 50 और 60 की स्पीड में चल रही है। तो मैं कई साल से सोच रहा था कि भाई ये स्पीडोमीटर मैं चेंज करवा लूँ ताकि स्पीड का सही अंदाज़ा मुझे हो सके। क्योंकि रिस्की, अगर आपकी गाड़ी स्पीड में है और आप ब्रेक मार दे या टर्न ले ले तो ज़्यादा स्पीड में टर्न लेना मतलब अपनी मौत को दाव देना है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गाड़ी हमारी एकदम स्पीड पकड़ती है
और सामने कोई गाड़ी आ गई और हमको अर्जेंट ब्रेक मारना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें जो अचानक आने वाली है, तो इसलिए स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमको सामने से कोई चीज़ आ रही है तो हमको अपनी एक्सीलेटर नहीं देना है। एक्सीलेटर नहीं देंगे तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें स्पीडोमीटर से रिलेटेड, मैं तो एक्सपर्ट बन गया था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी कमी महसूस होती थी जब मैं ब्लॉग बनाता था कि गाड़ी कौन सी स्पीड पे चल रही है, ये मेरे ब्लॉग में दिखता ही नहीं था। तो ऐसे ही फिर मैंने सोचा कि चलो इसको जाकर बनवा लेते हैं, लेकिन जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदा था वहाँ मेरा जाना होता ही नहीं है। दिवाली की छुट्टियाँ निकल गई लेकिन मेरा वहाँ जाना हुआ नहीं। फिर जो रास्ते पे मैं जाता हूँ काम पे, उसी रास्ते पे मुझे हीरो का सर्विस सेंटर मिल गया। तो मैंने छुट्टी के आखिरी दिनों में मैंने वहाँ जाकर पूछताछ की कि मेरे को ये स्पीडोमीटर लगाना है। तो मैंने कहा हाँ लग जाएगा तुम्हारा। तो मैंने बोला कि ठीक है मंगवा लीजिए। तो उन्होंने मेरे से एडवांस लिया 1000, कहा कि जब आपका आ जाएगा हफ्ते भर में 5 दिन में आ जाएगा तो आप बाकी का पेमेंट कर देना। तो कुछ 3200 में ये मेरे को स्पीडोमीटर पड़ा। और फिर मैंने अपने पहचान वाले जो मैकेनिक है उससे मैंने ये पूरा स्पीडोमीटर पुराना निकाल के नया लगवाया। और अब आप देख सकते हैं कि 40 की 50 की स्पीड से ज़्यादा मैं जाता नहीं है। अगर रास्ता खुला है और पीछे वाले अगर ज़्यादा स्पीड में और पाँप पीपू कर रहे हैं, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, तो 60 को भी मैं क्रॉस करता हूँ। बहुत मुश्किल से 70 तक मैं पहुँचता हूँ, नहीं तो 70 पे मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता। मेरी रेंज जो है वो 50-60, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज के ब्लॉग में आपको यही चीज़ नहीं दिख रही है। आप पिछले ब्लॉग में देखेंगे तो मेरा स्पीडोमीटर का कांटा हमेशा बंद रहता है। तो वाला निकाल दिया, उसके अंदर जो है पेट्रोल का और क्या है, अच्छा कांटा तो बंद हुआ था, इसका हिलना स्पीड तो नहीं बताता था, लेकिन ट्रिप भी नहीं बताता, क्योंकि टायर जब मीटर घूमेगा नहीं, इसका स्पीडोमीटर जब चलेगा ही नहीं तो गाड़ी कितने किलोमीटर चली वो पता ही नहीं चलता था। तो मेरा स्टॉप हो गया था। अभी मैं क्या करता हूँ, पेट्रोल भराने के बाद मैं ट्रिप को रीसेट कर देता हूँ। और मुझे मालूम है कि मैंने इतना पेट्रोल भराया तो इतने किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी। वैसे मैं 310 का करवाता हूँ रिफ़िल, मतलब ये पेट्रोल भराता हूँ तो वो 106 किलोमीटर तक चलती है। अब इसमें जो स्पीड वो जो पेट्रोल का जो बार दिखा रहा है कि कितना भरा है कितना कम है, 3 दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन 2 पे ही गाड़ी जो है वो इसमें रिजर्व में आ जाती है। अब 2 उसमें बार में जो 2 इंडिकेटर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक इंडिकेटर दिखाएगा तो मुझे मालूम पड़ता है कि भाई अभी पेट्रोल को भरना पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है कि 2 इंडिकेटर पे ही दिखाता है कि आपको पेट्रोल भरना पड़ेगा। तो मेरे पास जो ट्रिप का रीसेट वाला बटन है, उस रीसेट बटन को मैं क्या करता हूँ, पेट्रोल भरने का रीसेट कर देता हूँ और फिर मैं आराम से चलाता हूँ। जब गाड़ी 100 के ऊपर पहुँचेंगी तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि अभी इसका रिज़र्व का आने वाला है। तो मैं जो इंडिकेटर बार जो दिया उसको मैं इतना गौर नहीं करता हूँ, मैं ट्रिप के ऊपर गौर करता हूँ कि भाई अभी इतना किलोमीटर हो चुका है। जैसे अभी इसमें 21 किलोमीटर दिखा रहा है, तो जैसे ये 100, 102, 103, 104 पे होगा तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि अभी कहीं भी गाड़ी बंद पड़ सकती है, कहीं भी रिज़र्व का नॉब जो घुमाना पड़ सकता है ना। तो ये एक अच्छी सहूलत होगी। जो पहले मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि पेट्रोल, खाली इंडिकेटर जो बार था उस पर मेरे को मालूम पड़ जाता था कि पेट्रोल भरना पड़ेगा। वो उस टाइम पे वो जो पुराना इंडिकेटर है मेरे पास रखा हुआ भी, उसमें एक अच्छी चीज़ थी कि इंडिकेटर में फ़ौरन बता देता था पेट्रोल कम हो गया तो उसका ब्लिंक होना शुरू हो जाता था। एमटी का
एमडी के पास जो है ना, वो जो इंडिकेटर बार है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाता है कि भाई आपका पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, रिज़र्व पे कर दीजिए, रिज़र्व पे कर दीजिए। इसमें नहीं आ रहा, शायद उसकी सेटिंग फिर मेरे को करवाना पड़ेगा। तो इसमें बार पे कुछ नहीं आता, दो पे भी उसमें दिखाते रहेगा कि भाई आपका एम्प्टी हो गया, जबकि एक पे होना चाहिए और एक जो ब्लिंक करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो रीसेट वाला बटन है ट्रिप के लिए, वो उसकी जगह ले लिया और उससे मेरा काम चल जा रहा है। तो आज के ब्लॉग में बस ये स्पीडोमीटर के बारे में ही बताना था, इसीलिए मैं ख़ासतौर से आज का वीडियो निकाल रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, और अभी धूप भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है, क्योंकि सर्दी का मौसम अब उरूज पे आ रहा है। अब महसूस हो रहा है कि मुंबई में सर्दी शुरू हो चुकी है। बाकी मुंबई के अतराफ़ के इलाकों में तो बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन मुंबई में भी इतनी कड़ाके की सर्दी शुरू नहीं हुई। हाँ, ये कह सकते हैं कि ठंड महसूस हो रही है, पंखे की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। हालांकि पंखे पूरी तरह बंद नहीं हुए अभी भी कमरे में पंखा चालू रखना ही पड़ता है। ख़ास करके फजर के बाद और मगरिब के बाद ठंडक बढ़ जाती है, तो वहाँ थोड़ा सा पंखे को स्लो रखना पड़ता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा ठंडी लगे तो उसको बंद भी करना पड़ता है। तो अभी दिसंबर तक और ठंडी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार जो ठंडी रहेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। हालांकि अभी तक जो पेटियों में, संदूक में, ब्रीफकेस में स्वेटर जो बंद पड़े हैं, वो लगता है कि बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। स्वेटर अभी देखो, यहाँ स्वेटर पहनने वाले लोग अभी दिखना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो सुबह सुबह तो सब पहन के निकल गए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनको ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, वो पहनते हैं। लेकिन वो हमारी ग़िज़ा के ऊपर है कि हम ग़िज़ा कैसी खाते हैं। अगर गर्म ग़िज़ा खाएंगे तो स्वेटर आना शुरू हो जाएंगे भाई। जब गर्मी कड़ाके की, गर्मी कह रहा हूँ, सर्दी जब कड़ाके की पड़ेगी, तो उस वक्त भी मैं सुबह के वीडियो निकालूंगा कि मुंबई की सर्दी कैसी रहती है, मुंबई की ठंडी कैसी रहती है, और कोहर कितना आता है। तो वो वीडियो भी हम बनाएंगे। तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको मोटो ब्लॉग में क्या चाहिए, क्या बातें आपको सुनना है, और कौन से मेरे एक्सपीरियंस आपको पसंद आए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के बारे में बता दूं। तो अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने भी शुरू किया था, जब मोटो ब्लॉग वगैरह को देखा, और मोटो ब्लॉगिंग का और फोटोग्राफी का ये शुरू से ही मेरी दिलचस्पी का सामान रहा है। मैं बहुत मोटो ब्लॉगिंग करते वक्त रिकॉर्डिंग करना मैं बहुत पहले से पसंद करता था। ऐसा नहीं कि मैंने किसी मोटो ब्लॉगर को देखकर मैंने ये मोटो ब्लॉगिंग शुरू की है। मुझे एक आदत है कि मैं जिस रास्ते से गुजरूं उस रास्ते को मैं कैप्चर करूं, और तब्दीलियां देखने का कि देखो पहले कैसा था और अब कैसा है। ये मेरा मतलब शौक़ था, लेकिन उस शौक़ को कैसे पूरा किया जाए, उसके वसाइल क्या होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना, वो मुझे नहीं पता था। तो शौक़ को सही सिमत मिलने के लिए
मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास शौक़ है, लेकिन उस शौक़ को पूरा करने के लिए जो लाज़िमात चाहिए, जो सेटअप करना है, वो नहीं पता था। तो मैंने अपने हिसाब से एक स्पाई पेन लेकर जेब में लगाकर मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू की। स्पाई पेन से, सोचो, स्पाई पेन से भी मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू की। मेरे पास कुछ ज़राए नहीं थे ना, एक्शन कैमरे उस वक्त भी थे, गोप्रो वगैरह थे, लेकिन वो बहुत महंगे मिलते थे, और दूसरे भी एक्शन कैमरे थे जिसके साथ केस मिलता था, ट्रांसपेरेंट केस। तो वो कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, वो क्वालिटी है या नहीं है, मतलब मंगा लिए हमने और वो फिर काम नहीं करा तो उसको कैसे वापस करना। क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में वैसे कैमरे, तो जो एरिया में मैं रहता हूँ या जहाँ जहाँ मेरा जाना है, ऑफलाइन मार्केट में वो कैमरे तो दिखते नहीं हैं, ये बस अमेज़ॉन वगैरह में ही दिखते हैं। तो कैमरे तो मैं देखता था, एक्शन कैमरे का नाम बहुत पहले से सुन रखा था, लेकिन ये एक्शन कैमरा काम किस काम आता है और इसको एक्शन कैमरा क्यों कहते हैं, ये कुछ मालूमात नहीं थी। तो मैंने स्पाई पेन ख़रीद कर मैंने उससे ब्लॉग बनाया, 2-3 ब्लॉग बनाया, और वो ब्लॉग मैंने बनाकर उसको ऐसे ही पेन ड्राइव में रख दिया। मैंने यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह कुछ आती नहीं थी, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। बस खाली एक अपने पर्सनल शौक़ को पूरा करने के लिए ब्लॉग बना के रख दिया था, और मैं अपने कंप्यूटर में दिखाता था घर में, देखो मैं यहाँ से गया, ये रास्ते से गया, देखो कितना अच्छा ये आ रहा है। फिर कुछ सालों के बाद जब वो जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था, तो जैसे मैंने अपने इलाके की रिकॉर्डिंग की, घंटी की, वो इलाके की रिकॉर्डिंग करने, तो कुछ सालों के बाद वो इलाका थोड़ा सा चेंज हो गया, रोड बदल गई, कुछ और बदल गया, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता। यहाँ ब्रिज नहीं था, ब्रिज आ गया, तो मैंने बोला अरे देखो, जब मैंने रिकॉर्डिंग किया था उस वक्त ये ब्रिज नहीं था, उस वक्त ये बिल्डिंग नहीं थी, उस वक्त ये कमरा नहीं था, उस टाइम पे ये रूम नहीं थे, ये दुकान थी, अभी ये दुकान चली गई, देखो उस टाइम पे ये दुकान हुआ करती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कंपैरिजन किया, मतलब आपके आज के हालात के हिसाब से, और जो मैंने वो वीडियो निकाला था उसके हिसाब से घर वालों को बताया मैंने। तो मुझे लगा कि अरे मेरा वो फुटेज कितना काम का है। मैं अपने बच्चों को फुटेज बताऊंगा तो बोलेंगे देख पहले ऐसा था और आज देख कैसा है, बच्चों को बता सकते हैं। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि भाई क्या किया जाए, तो फिर एक्शन कैमरे का समझ में आया कि भाई एक्शन कैमरा ऐसा है, इसको ऐसे सेटअप करना है, ऐसा करना है। और फिर मैंने कैसॉन का कैमरा ले लिया, कैसॉन CS6, और बहुत सारे लोगों ने मोटो ब्लॉगिंग उसी कैमरे से शुरू की थी, क्योंकि वो थोड़ा बजट में भी है और क्वालिटी वाला भी अच्छा है। तो मैंने कैसॉन से शुरू किया, और कैसॉन से ही मैंने पूरा कश्मीर रिकॉर्ड किया, बहुत सारे। अभी कैसॉन से भी अच्छे कैमरे आ गए। अगर किसी को भी मोटो ब्लॉगिंग करना है और बजट ज़्यादा नहीं है लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो फिट स्पार्क का कैमरा बहुत अच्छा है, ठीक है। डिजिटेक का कैमरा अच्छा है बजट में, फिट स्पार्क के कैमरे बहुत अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो आप गोप्रो से शुरू करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सब्सक्राइबर 12-13 है और उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की है गोप्रो से, डायरेक्ट गोप्रो, और उसका फिर माउंट मीडिया, फिर ना वो ना ये ना, कम से कम 50,000 का उसमें बजट खर्चा कर दिए, और उसके बाद मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर दी। शुरू जोश रहा, और फिर बाद में जो है वो कैमरा ऐसा पड़ा रहा, फिर उसको OLX पे बेच रहे हैं या फिर फेसबुक के मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं। ब्लॉग 12-13 सब्सक्राइबर और आपने 50,000 खर्चा कर दिया, आपको ये भी नहीं मालूम कि आपका ब्लॉग चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसा खर्चा कर दिए। अब वो हम लोग ज़्यादातर लोग जो है वो यूट्यूब पे देखते हैं ब्लॉग ये बना रहा है, वो ब्लॉग वो बना रहा है बाइक पे लेके, और सोचते हैं कि फिर हम भी वैसा बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। वो लोग जो बनाते हैं उनके पास है ना, एक से उनके पास खुद अकेले वो ब्लॉग नहीं बनाते, उनके साथ 4-5 लोग रहते हैं। हाँ,
उनको ब्लॉग में शामिल करते हैं वो। फिर वो अलग अलग स्टोरी क्रिएट करते हैं, कभी इसके साथ झगड़ा, कभी उसके साथ झगड़ा, है ना। कभी दिखा दे वो लड़की खड़ी है, क्यूट गर्ल इज वेटिंग फॉर हेल्प, मिसिंग हर पर्स, फॉरगेट हर पाउच, है ना, या मिसिंग मोबाइल। ऐसे बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं और आते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं, क्या आप क्यों खड़े हैं, क्या है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या, वो ना ये ना, इस तरह से। या फिर आपस में झगड़े, 3-4 कैरेक्टर रहते हैं, कभी तू उसके साथ झगड़ा कर, कभी मैं इसके साथ झगड़ा करता हूँ। कैमरे के सामने ये सब झगड़े वगैरह सब चलते हैं, कैमरे के सामने सब ऐसा दिखाया जाता है, ड्रामा किया जाता है कि जैसे इट इज़ हैपनिंग इन रियल। लेकिन कैमरे के पीछे लोग खुश होते हैं कि भाई इससे हमारे व्यू बढ़ेंगे, ठीक है। झगड़े करने के टाइम पे कोई रिकॉर्ड करता है क्या भाई? झगड़ा भी हो रहा है और हाथ में कैमरा भी लेके खड़े हैं, और जिसके साथ झगड़ा वो भी कैमरा लेके खड़ा है। तो ऐसा वो लोग क्रिएटर है, वो लोग के पास टाइम है, ये लोग सब कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे आम लोग ये फेक चीज़ें और ये 2-3 किरदार लेकर रोज़ाना अलग अलग ड्रामे करना, ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। बाकी की बातें इंशाल्लाह बाद में, ब्लॉग यहीं रखते हैं हम।